टोनी गौरैया के माता पिता के देहांत के बाद टोनी अकेली पड़ गई थी। वो अपने घोंसले में बैठकर दुखी हो रही थी। हे भगवान, आपने क्यों मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया? मुझे यूँ अकेला कर दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? मुझे भी मेरे माता पिता के साथ ले गए होते तो अच्छा होता, तो यूँ भूखे रहने की नौबत भी नहीं आती। यूँ अकेले घोंसले में बैठी हुई गौरैया मन ही मन सोचकर भगवान को कोस रही थी। ठीक उसी समय उसकी सहेली लूसी कबूतर उसके पास आई। दुखी हो रही अपनी दोस्त टोनी को देखकर लूसी ने कहा, टोनी, मैं तुम्हें और इस तरह अकेले में रोते हुए अंदर ही अंदर घुटते हुए नहीं देख सकती। और कितने दिनों तक खुद को यूँ तकलीफ देती रहोगी? तुम्हारे इस तरह रोने से क्या तुम्हारे माता पिता वापस लौटेंगे? चलो सैर करने चलते हैं। भला मेरी जिंदगी में अभी जीने के लिए वजह ही क्या बची है? अच्छा होता अगर माता पिता के साथ मैं भी चल बसती। ऐसे नहीं कहते दोस्त, अगर भगवान ने तुम्हें बचा कर रखा है तो उसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। मरना अपने हाथ में नहीं होता और अपनी जिंदगी अपने हाथों खत्म करना महापाप है। तुम यूं ही अकेली रही तो ना जाने क्या कर बैठोगी। तुम्हारी दूर की रिश्तेदार मही चील है ना, उसके पास जाकर कोई न कोई काम कर लो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। टोनी गौरैया ने भी लूसी की बात मान ली। इस पर लूसी और टोनी मिलकर मही चील के पास जाने के लिए निकले। यहाँ कैसे आना हुआ? मुझसे कोई काम था क्या? टोनी ने अपने माता पिता को खो दिया, ये बात तो आप जानती ही है ना। अकेलेपन की वजह से वो बहुत दुखी रहा करती है, इसलिए मैंने सोचा अगर आप उसे कोई काम दिला दे तो उसका मन बहल जाएगा। यही सोचकर मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। लूसी ने जैसे ही ये कहा, मही चील ने मन ही मन सोचा, कई दिनों से मेरे पास कोई भी नौकरानी टिक कर काम नहीं कर रही। इसे यहाँ रख लूंगी तो एहसान के बोझ के तले दबकर ये मेरी नौकरानी बनी रहेगी। ये सोचकर चील ने कहा, ठीक है, कुछ दिनों से मेरे पास नौकरानी नहीं आ रही, तुम कल से यहाँ काम पर आ सकती हो। लूसी कबूतर ने टोनी को अपना ध्यान रखने के लिए कहा और वहाँ से चली गई। शुरुआत के कुछ दिनों में चील ने टोनी का अच्छा ही ध्यान रखा, पर धीरे धीरे समय के चलते उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। हर दिन उसके काम में कोई न कोई गलती निकालकर उसे डांटा और मारा करती थी, पर टोनी चुपचाप कुछ न कहकर अपने हालातों पर खुद ही रोया करती थी। बहुत दिनों के बीतने के बाद लूसी कबूतर ने मन ही मन सोचा, मेरी दोस्त टोनी को वहाँ पर छोड़े बहुत दिन हो गए, ना जाने वो कैसी है, एक बार उसे मिल कर आना चाहिए। ये सोचकर लूसी कबूतर मही चील के घर जाने के लिए निकली। रास्ते में लूसी ने मही के पति को एक गहना साथ में लेकर जाते हुए देखा। लूसी कबूतर मही चील के घर पहुंची तो देखा ना वहाँ पर मही थी और ना ही टोनी। घर में हर तरफ ढूंढने के बाद लूसी कबूतर ने जब बाहर निकल कर देखा, मही चील ने टोनी को एक पेड़ से बांध रखा था और लाठी से उसे मारे जा रही थी। माँ जी, मुझे मत मारिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने आपका गहना नहीं चुराया, मैं तो आपके किसी गहने के बारे में जानती भी नहीं। यूँ टोनी उसे विनती कर रही थी। तभी लूसी कबूतर मही के आड़े आई और उससे पूछा, मही जी, मेरी सहेली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप इसे मार रही हैं? तुम मुझसे पूछ रही हो कि इसने क्या किया? मैंने इस पर तरस खाकर घर पर काम पर रखा तो इसने मेरे ही घर में चोरी की। मेरी सहेली ऐसी नहीं है। मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे पति को एक गहना अपने साथ ले जाते हुए देखा। उसे जुए की लत लग गई है। हो सकता है पैसे ना होने के कारण उसने तुम्हारा गहना लिया हो। अभी चलकर वहाँ देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लूसी के ये कहने पर तुरंत लूसी, टोनी और मही चील सच्चाई जानने के लिए उसके पति के पास जाते हैं। वहाँ किसी जगह मही का पति और छोटू तोता जुआ खेल रहे थे। मही के पति के पास उस गहने को मही ने देख लिया था। हे भगवान, टोनी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मेरे पति की गलती के लिए अनजाने में मैंने तुम्हें सजा दे दी। मेरे पति से तो मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले तुम्हारे घाव पर मैं मलहम लगाती हूँ। नहीं माँ जी, मुझ पर आपको भरोसा नहीं था, इसीलिए आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम डाला। जहाँ विश्वास न हो वहाँ आगे ऐसी कोई घटना फिर से घटी तो मुझे पे शक करेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी सहेली ने ऐन वक्त पर आकर मेरी सच्चाई साबित कर दी, वरना आप मुझे चोर ही समझते। मैं मेहनत से कोई और काम कर लूंगी, अपना गुजारा कर लूंगी, पर ऐसी निंदाओं का शिकार नहीं बनना चाहती। मैं चलती हूँ।
ये कहकर टोनी और लूसी वहाँ से चले गए। वो एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में तरह तरह के पक्षियां रहा करती थी। एक दिन टोनी नाम की गौरैया उसकी सहेली लूसी कबूतर से मिलने गई। जब से राजा ने गद्दी संभाली है, अन्न ठीक से मिल नहीं रहा, परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं है, ढंग का कोई व्यापार नहीं। ऐसे हालातों में भला हम कैसे जिएंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हम कर भी क्या सकते हैं? हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इस विषय पर बात करना बेकार है। जब वे दोनों यूँ बात कर रहे थे, चीचू कौवा उनके पास आई। वो बहुत खुश लग रही थी। मैं तुम दोनों को एक खुश खबर सुनाने आई हूँ। ये खबर सुनकर तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। क्या बात है? जल्दी बताओ दोस्त। मैं महाराज के दरबार में काम करने जा रही हूँ। वहीं रहना, वहीं पर खाना पीना। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। चीचू की बात सुन दोनों सोच में पड़ गए। क्या हुआ दोस्तों, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? क्या तुम दोनों ये बात जानकर खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या महारानी जी ये बात जानती हैं? ये तो मैं नहीं जानती, पर महाराज ने मुझे काम पर रखा है। अगर ऐसा है तो तुम वहाँ पर मत जाओ दोस्त। महारानी बहुत ही सख्त है। किसी से कोई भूल चूक हो जाए ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो उन्हें बहुत कठोर सजा देती है। मेरी बात मानो, तुम यहीं पर कोई और काम ढूंढ लो। उनकी बातें सुनकर चीचू कौवा बहुत घबरा गई। दोस्तों, अभी अगर मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरी सजा तो निश्चित है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं काम पर आऊंगी। आज अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे देंगे। मेरे लिए मुसीबत दोनों ओर खड़ी है। मुझे जाना ही होगा। चीचू ये सोचकर बहुत दुखी हो रही थी। उसके दोस्तों ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी और सावधानी से काम करने के लिए कहा। चीचू कौवा बहुत दुखी होकर वहाँ से लौट गई। अगली सुबह चीचू कौवा सीधे महाराज के दरबार में गई। महाराज ने कौवे से कहा, तुम दिन भर यहाँ के काम खत्म करने के बाद शाम में महारानी के पास जाना। उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। चीचू कौवा महाराज की कही बात का पालन करते हुए उन सब के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए चली गई। पकवान बहुत स्वादिष्ट बना है। महाराज की सराहना सुनकर चीचू कौवा बहुत खुश हो गई। आपको मेरा बनाया खाना पसंद आया, ये बहुत बड़ी बात है महाराज जी। फिर महाराज ने चीचू कौवा से दिन भर में कौन से काम करने हैं ये विस्तार से बताया। शाम होने पर महाराज ने चीचू कौवा को महारानी के पास जाने का आदेश दिया। चीचू कौवा वहाँ से निकल पड़ी। अचानक महारानी के कमरे के सारे दिए बुझ गए। उसने घबरा कर पूछा, कौन है वहाँ? यूँ जोर से चिल्लाई तो देखा उसके सामने चीचू कौवा बैठी थी। उसका काला रूप देखकर वो घबरा गई। बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ चोर आया है। घबराई हुई महारानी ने जोर जोर से चिल्लाया। महारानी जी चिल्लाइए मत, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे महाराज ने आपके पास भेजा है। मैं आपकी सेविका हूँ। वो ये कह रही थी कि वहाँ पर उजाला हो गया। सामने खड़ी चीचू कौवा को देखकर, जानती भी हो मैं तुम्हें देखकर कितना घबरा गई थी। कितनी काली हो तुम जैसी सेविका की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे डराने के जुल्म में मैं तुम्हें सजा देती हूँ, और काले होने पर उससे भी बड़ी सजा। महारानी जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। मुझे सजा मत दो। उसके विनती करने पर भी महारानी नहीं मानी। कौन है वहाँ? आओ और इसे बंदी बना लो। तभी वहाँ पर छोटू तोता आई और उसने चीचू को देखा। वो और कोई नहीं, उसकी सहेली ही थी। महारानी ने गुस्से से आदेश किया, देख क्या रही हो? इसे ले जाओ और बंदी गृह में बंद कर दो। महारानी जी ऐसा मत कीजिए। छोटू तोता ने चीचू कौवा को जेल में बंद कर दिया। दोस्त, ये सब कैसे हुआ? मुझे बताओ। इस पर चीचू कौवा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। महारानी जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो तो महाराज की बात भी नहीं सुनती। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि वो तुम्हें और कैसे सजा देगी। यूँ वे दोनों बात कर रहे थे। चीचू कौवा अपने हालात पर बहुत दुखी हो रही थी। चीचू कौवा को बंदी गृह से बाहर निकालकर कोड़े से उसे खूब मारो। छोटू तोता ने बहुत दुखी होकर कहा, महारानी जी मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी सहेली है। आप चाहो तो मुझे भी इसके बदले में सजा दे सकती हो। छोटू तोता की ये बात सुन महारानी को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बात टाल दो। महारानी ने उसे भी बंदी बना दिया और उन दोनों को खूब मारने लगी। महारानी जी हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। महारानी जी हमें छोड़ दीजिए।
महारानी के इस अत्याचार के बारे में उनके दोस्तों और महाराज को भी पता चला। वे सभी वहाँ पर आए। महाराज ने पूरी बात जानी, पर वो महारानी के आगे कुछ न कह पाए। लूसी ने बड़ी चतुराई से कहा, महारानी जी, देखा जाए तो आप भी मुझसे सांवली है, तो क्या मैं भी आपको सजा दूं? लूसी का दुस्साहस देख महारानी ने उसे कहा, मुझसे जबान लड़ाने वाली तुम होती कौन हो? कोई भी मेरे फैसले के आड़े नहीं आ सकता। अगर ऐसा है तो आपको भी हमें सजा देने का कोई अधिकार नहीं। महारानी ने गुस्से से आदेश दिया। कौन है वहाँ? आओ और इसे भी बंदी बना दो। इस राज्य में रहने वाले हर किसी को आप इसी तरह सजा देगी तो आप राज करेंगे किस पर? वैसे भी एक महारानी का काम होता है अपने साम्राज्य का माँ की तरह देखभाल करना, न कि उन्हें यूं क्रूर माँ बनकर सजा देते रहना। हाँ महारानी जी, आपका इस तरह छोटी छोटी बात पर सजा देना सही नहीं है। आप हमारे दोस्तों को छोड़ दो। काले और गोरे रंग में क्या रखा है? ये तो भगवान का दिया हुआ रूप है ना, इसे भला कोई कैसे बदल सकता है? आप भी एक बार सोचिए ना। ये सब सच ही तो कह रहे हैं ना? इसी क्षण अगर मैं तुमसे खुद से अलग कर दूं, तो तुम में और इनमें मेरे लिए कोई फर्क नहीं रहेगा। चील महारानी सोच में पड़ गई। छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए महारानी जी। यूं बार बार सभी के कहने पर महारानी ने अपना मन बदला और उन्हें छोड़ दिया। महारानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सभी से माफी मांगी और वहाँ से चली गई। उनकी कही बातें बार बार सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। अब महारानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो सभी से प्रेम भाव से बात करती और सभी की सहायता करने लगी थी। महाराज और महारानी के अच्छाई से सभी पक्षियों के मन में उनके लिए आदर बहुत बढ़ चुका था।